स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक मनी एंड बैंकिंग, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मनी भी आप जानते हैं और बैंकिंग भी जानते हैं। मनी आ गया पैसा, जो हम एक दूसरे को यानी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं। बैंकिंग का मतलब हो गया, अगर हमारे पास कोई सेविंग है या अगर हमें कोई पैसे की ज़रूरत है तो हम बैंक में जाके अपनी सेविंग है तो वहाँ जमा कर देते हैं। अगर हमें पैसे की ज़रूरत है वहाँ से कर्ज़ा लेते हैं, लोन की सूरत में कर्ज़ा लेते हैं। तो लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे कि मनी जो है इसका थोड़ा सा बायोडाटा क्या है, कब से शुरू हुआ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हम देखते हैं कि जो भी दुनिया में हम लोग जितने भी रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते कि मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा, दूसरे को पूछूंगा नहीं कि एक दूसरे की हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप देखते हैं कि हम इकट्ठे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, एक दूसरे की हमको ज़रूरत पड़ती है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। छोटी छोटी मदद जो है ये फिर बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। एक घर की हेल्प दूसरे के घर की ज़रूरत पड़ जाती है, एक मोहल्ले की दूसरे मोहल्ले की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसा जैसा काम है वैसी हमें उनसे हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई बड़ा काम आ गया जिसमें 10 आदमियों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर 4 ही आदमी होंगे तो क्या करें, तो उनको 6 आदमी और चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपने मोहल्ले से अपने कई रिश्तेदारों को बुला के उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यानी इसका मतलब हो गया हम सब लोग जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, बहुत सब ज़रूरत है। तो इसी के संदर्भ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारी मनी है। तो मनी जो है कि हम एक दूसरे के साथ एक चीज़ों का तबादला करते हैं कि अगर मेरे पास कोई चीज़ ज़्यादा है दूसरे को देता हूँ, उसके पास जो ज़्यादा वो मुझे मिल जाएगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हम जो मोहल्ले में या 2, 4, 10 आदमी हैं उन सब की एक दूसरे की जरूरत जो है मिलती हो सकता है कभी मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा, मेरे पास खाने के लिए कोई चीज़ जैसे अनाज नहीं होगा तो मैं किसी अनाज वाले के पास जाऊँगा, उससे ले लूँगा। तो आज की डेट में हमारे पास मनी यानी पैसा है, रुपया है, जिसके होते हुए हमें जो एक्सचेंज करना है उसको आसानी हो जाती है। लेकिन पुराने ज़माने में ये सिस्टम थोड़ा मुश्किल था। तो मनी जो है इसमें सबसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कोई भी आदमी है, कोई भी इंडिविजुअल है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिपेंड करते हैं का मतलब हम एक दूसरे के साथ कोई चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज चाहे हेल्प है, हेल्प चाहे हम फिजिकल हेल्प हो, यानी कहीं अब हमने खुद जाना हो, उठानी हो चीज़ें, मेंटल हेल्प, कोई सलाह देनी है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो इसलिए एक्सचेंज को बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ एक्सचेंज को क्या कहते हैं? Exchange is the lifeline of human beings. एक्सचेंज को क्या कहा जाता है कि एक्सचेंज इज द लाइफलाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि हम कोई भी चीज़ जब एक दूसरे की मदद लेते हैं किसी भी फील्ड में, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। तो उसके बगैर हमारा जीना मुश्किल है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि एक्सचेंज इज द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो एक्सचेंज क्यों? बिकॉज वी डिपेंड अपॉन ईच अदर, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं।
इसी इंडिपेंडेंस की यानी डिपेंडेंस की वजह से, ड्यू टू दिस डिपेंडेंस, ड्यू टू दिस इंटरडिपेंडेंस, due to this interdependence, we exchange goods and सर्विसेज। यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो तभी हम ये सामान जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ जो है, हमें ये बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें, हम एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज ना करें, तो हमारी लाइफ जो है डिफिकल्ट हो जाएगी। तो लेकिन एक दौर ऐसा था जब हमारी जो वांट्स थी लिमिटेड थी। Once it was a time when our wants were limited। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब हमारी जो वांट्स थी, जो हमारी उम्मीदें थी, ख्वाहिशात थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड करते थे, बहुत कम चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती थी जीने के लिए। तो जब बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, उस वक्त ये हमारा मनी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। उस वक्त एक सिस्टम था जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यानी एक ऐसे वक्त होगा जब हमारी नेसेसिटीज, ज़रूरतें जो हैं इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमें एक दूसरे पर डिपेंड तो करते थे, लेकिन उतनी ज़्यादा चीज़ों को हमें शेयर नहीं करना पड़ता था। तो वो जो एक दौर था, उस दौर में जो चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक ऐसा दौर था जब चीज़ों के बदले चीज़ों को ही एक्सचेंज किया जाता था। When goods were exchanged for goods। यानी ये एक ऐसा दौर था जिसको हम बोलेंगे बार्टर सिस्टम, कि उस वक्त हमारी जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो बहुत कम थी। बार्टर सिस्टम के बाद, यानी बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर किसी एक ज़मींदार के पास वीट हो गई, नंबर एक ज़मींदार के पास वीट ज़्यादा है, दूसरे के पास राइस ज़्यादा है, तीसरे के पास हो सकता है मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा हो, किसी के पास कॉज ज़्यादा हूँ, यानी मिल्क उसके पास ज़्यादा है। तो क्या करते थे, अगर राइस वाले को वीट चाहिए, वीट वाले इसको राइस चाहिए, तो एक दूसरे के साथ वो यानी ये सामान एक्सचेंज कर लेते थे। तो ये जो चीज़ों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ जो हम करते थे, ये एक समझ लो जो काम आज पैसा कर रहा है, मनी कर रही है, उस वक्त ये चीज़ें करती थी। गुड्स वर एक्टिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि चीज़ों को बदले चीज़ें ही मिलती थी। लेकिन बार्टर सिस्टम के फीचर्स क्या थे, क्यों ये उसको लागू किया जाता था? बार्टर सिस्टम एक था सिंपल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। उस वक्त जब हमारी वांट्स कम थी
तो उस वक्त गुड्स के बदले गुड्स यानी एक्सचेंज करना बड़ा आसान काम था। एक और सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी, हमें जो आजकल इतना ज़्यादा जोर देना पड़ता है कि इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। पूरी हमारी एक इकॉनमी है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर काम करता है। उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी है। और बार्टर सिस्टम में कोई अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ना अंडर प्रोडक्शन की टेंशन थी, ना ओवर प्रोडक्शन की टेंशन थी। तो एक दूसरे की कीमत यानी इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालते थे, लेकिन लमसम करके वो चीज़ों को एक्सचेंज कर दिया करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन तब भी एक जगह से दूसरी जगह किसी को सामान भेजना होता था तो गुड्स के बदले गुड्स ही यानी भेजा करते थे। तो ये जो आजकल हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का दूसरे के साथ लेखा जोखा कितना घट गया बढ़ गया, उसमें इतना ज़्यादा नहीं रहता था, क्योंकि चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना जो ज़्यादा मुश्किल था उसको। तो बार्टर सिस्टम के वक्त यानी सारी चीज़ें नॉर्मल चलती थी, लेकिन उसके वक्त कुछ लिमिटेशन यानी कुछ प्रॉब्लम्स आती है उसमें। वो कौन से लिमिटेशन थे? लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे नंबर 1 में जो प्रॉब्लम आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाट्स। नंबर 2 प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। Number 3 difficulty for deferred payments or future payments. Number 4 lack of common unit of value। यानी बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कुछ ऐसी लिमिटेशन थी, ऐसी मुश्किलें आती थी कि सबसे पहले जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के जितने भी लोग थे उस वक्त के उनकी जो एक ज़रूरतें थी, जो उनकी वांट्स थी, उनका मिलना बड़ा मुश्किल था। कि अगर मुझे एक गाय चाहिए तो गाय के बदले में मेरे पास अगर वीट है, मान लो मेरे पास, या शीप है मेरे पास, और मुझे चाहिए कौ, तो इसके वक्त मुझे एक्सचेंज करने में यानी हमारी दोनों की जरूरत, ये प्रॉब्लम आ जाती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो हम इन दूसरों को कैसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें? मैं तो कौ ले आऊँगा, लेकिन बदले में उसको कितनी शीप दूंगा? एक से तो काम नहीं चलेगा, दो भी नहीं, वो 2 दूं, 3 दूं। तो ये लमसम करके हिसाब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है, डबल वांट्स को जो एक दूसरे की वांट्स को हम पूरा करना, मेजर करना थोड़ा मुश्किल काम था कि एक की जरूरत क्या है, दूसरे की क्या है, फिर उनको कैसे जोड़ा जाए। इसी तरह से प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। बार्टर सिस्टम में आपके पास स्टोरेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें, उसके लिए बड़ा सा जगह चाहिए। अगर आपने वो सिस्टम में कहीं से गाय घोड़े भैंस ले लिया किसी से,
तो कहाँ रखोगे, उसको रखने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो यानी ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा आ गया प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। स्टोर करने के लिए बड़ा, जो स्टोरेज का मतलब हो गया कि जो हम चीज़ें फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रॉब्लम है। या डिफ़िकल्टी फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। हम कहते हैं कि मैं भाई चलो कल परसों या साल के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। बार्टर सिस्टम में ये चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। एक साल के बाद मैं उसको कैसे पेमेंट करूं, कैसे उसकी कीमत का साथ बराबर करें, वो भी एक बड़ी मुश्किल थी। या लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब हो गया कि अगर एक गाय की कीमत 1000 है तो कितनी भेड़ें उसके बदले में देंगे कि उसको भी 1000 लमसम करके हमें देना पड़ेगा। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू जो हम उसकी नहीं निकाल सकते थे। ये कुछ लिमिटेशंस आ गई बार्टर सिस्टम की। तो ये जब सिस्टम चलता गया हमारा एक्सचेंज का, इसमें बहुत सारे एवोल्यूशन हो गए कि गुड्स के बदले में गुड्स, फिर उसके बाद और चेंज आ गए, फिर सिक्के बन गए, फिर ये जो स्किन है जानवरों की वो बदले में इस्तेमाल होने लगी। तो ये कैसे कैसे हमारी जो करेंसी आज तक जो पहुंच गई, हम प्लास्टिक मनी तक पहुंच गए हैं। तो कैसे पहुंचे, उसके जो एवोल्यूशन ऑफ मनी है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मनी में हमने जैसे बार्टर सिस्टम पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कैसे वजूद में आया एवोल्यूशन ऑफ मनी। जैसे हमने आपको कह दिया कि सबसे पहले जो है गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी सबसे पहले इस्तेमाल में आया कैटल मनी। जानवरों को मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आ गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी में क्या गया, जैसे वीट है, राइस है, शीप है, लेदर, गोट्स, एक्सेट्रा। ऐसी चीज़ें भी मनी के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी किसी ज़माने में, कि एक माल जो कि लेन देन करना, एक्सचेंज करना है, तो उसके बदले में हम उसको माल दिया करते थे। फिर उसके बाद आ गया मेटलिक मनी। मेटलिक मनी में आ गया, यानी उसके बाद ये जो चमड़े की या किसी सामान के बदले में सामान दिया जाता था, उस सबसे ज़्यादा इन्वेंशन हो गई तब जब मेटल आ गई, मेटल एज ए मनी। तो मेटल कौन सी इस्तेमाल करते थे, गोल्ड या सिल्वर। गोल्ड या सिल्वर के सिक्के आना शुरू हो गए। तो काइन सिस्टम जो है काफ़ी एग्जिस्ट कर गया, ये काफ़ी देर तक भी चला। पहले जब गोल्ड और सिक्के, सिल्वर के सिक्के आ गए, तो ऐसे बिना हिसाब के गोल्ड और सिल्वर एक दूसरे से वो एक्सचेंज करते थे। लेकिन उसमें लोगों को गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू का पता होता था, तो क्या कहते थे लोग, कुछ उसमें जैसे गोल्ड का कोई सिक्का है उसको थोड़ा सा खुद काट के निकाल देते थे उसमें, तो चोरी होने लग गई इसमें। यानी अगर आपने कहा कि एक सिक्का सोने का ले लिया, उसमें से कुछ गोल्ड किसी ने निकाल लिया, तो उसकी वैल्यू कम होती थी। तो उसकी यानी गोल्ड का जो सिक्का होता था, अगर हम मान लो कि 1 रुपये का गोल्ड का सिक्का है, तो गोल्ड की जो वैल्यू थी उसमें वो भी 1 रुपये की होती। 1 रुपये का ही गोल्ड 1 रुपये के सिक्के में लगाने लग गए, क्योंकि उसमें अगर कोई उसमें गोल्ड काट देगा, निकाल देगा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती थी और फिर वापस मार्केट में नहीं चलता था। तो इस तरह से मेटलिक मनी स्टार्ट हो गई बाद में। और मेटलिक मनी के बाद आया जो
एक बड़ा रेवोल्यूशन जो आ गया, उसके बाद आ गया पेपर मनी। पेपर मनी जो है ये इंट्रोड्यूस हुई इन 17th सेंचुरी। पेपर मनी जो कब से स्टार्ट हो गई? 17th सेंचुरी में। इससे पहले आप देखते होंगे कि कई लोगों के घरों में चांदी के सिक्के तो कॉमन मिलते हैं, लेकिन कईयों के पास अभी भी गोल्ड के सिक्के मौजूद हैं। तो उसके बाद पेपर मनी आ गया, जो जिसका हमें मीडियम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बड़ा आसान हो गया, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना आसान हो गया, मेजर ऑफ वैल्यू निकालना आसान हो गया, कितने रुपए में ये चीज़ मिलेगी, रुपए के हिसाब से चीज़ का आदान प्रदान होने लगा। और पेपर मनी के चलते चलते फिर आपको पता है कि अब आगे एक आ गया बैंक मनी। बैंक मनी यानी जैसे कोई चेक इशू कर रहा है, ड्राफ्ट है, जिनके बीच में यानी ये भी तो मनी का काम करते हैं। एक जिसमें चोरी का खतरा वगैरह काम है। अगर आपका चेक गुम भी होता था कोई बात नहीं, आप जाके बैंक में कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई कैश है गुम हो गया तो आपका नुकसान हो सकता है। उसके बाद आता है नियर मनी। नियर मनी का मतलब हो गया इजीली कन्वर्टेबल। नियर मनी EAISLY easily convertible to money। यानी नियर मनी वो मनी हो गई जिसको आप इजीली आसानी से पैसे में बदल सकते हो। जब चाहो तो आप उसको उसके बदले में मनी रिसीव कर सकते हो। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास है गोल्ड है, सिल्वर है, अगर हमें जरूरत पड़ती तो मार्केट में जाके बेच के हम पैसा ले सकते हैं, या चेक बैंक में डालेंगे तो उससे ले सकते हैं। उसके बाद आ गया प्लास्टिक मनी। आज यानी रुपए का काम जो है थ्रू प्लास्टिक मनी चल रहा है। नंबर 7 आ गया प्लास्टिक मनी। जैसे हमारे पास है ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। ये आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन पूरा काम करते हैं। आप लोग एटीएम जाएंगे, उससे पैसा निकाल सकते हैं, किसी जगह भी शॉपिंग करेंगे तो कर सकते हैं। उसके बाद आ गया फिएट मनी। फिएट मनी जो हो गया हमारे पास नोट्स एंड कॉइन्स जो इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कॉइन्स, 1 रुपये का सिक्का हो, 1 रुपये के नोट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनको चाहती है, इसको क्या कहेंगे हम? फिएट मनी। उसके बाद आ गया आजकल तो आप डिजिटल वर्ल्ड में आ गए कि घर बैठे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप लोग पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ना हमें क्रेडिट कार्ड किसी को देने की ज़रूरत है, ना हमें प्लास्टिक कार्ड की ज़रूरत है, ना हमें पैसे देने की ज़रूरत है, ना हमें चेक इशू करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन हम इसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन या डिजिटल वर्ल्ड भी बोल सकते हैं इसको।
तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ मनी के बारे में कि कैसे ये वजूद में आया, कैसे एवोल्यूशन हुआ इस मनी का। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आएगा कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब के लिए